Jainarani students, we are doing a lecture series of class 10th civics and we are studying chapter political parties. This is the third part of this lecture series where we are going to study about why do we need political parties, or you can say what is the need of political parties in our country. So let's start. There are numerous reasons why we need political parties, but we are going to discuss only a few which are important from your exams point of view. So the first reason according to your book is that we need political parties because they perform all the major functions in a democratic country. अच्छा, इस लेक्चर के पहले हमने जो लेक्चर अपलोड किया हुआ है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस के बारे में हमने आपको बताया है, जिसमें कि हमने ये पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, दे मेक लॉज, they run the government, they shape public opinion, and they provide access to government machinery and welfare schemes. तो ये सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने डिस्कस किए हुए हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ज़रूरी है और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज ही परफॉर्म करती हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस डेमोक्रेसी के परफॉर्म कर रही है तो इसी से पता चलता है कि हमें उनकी ज़रूरत क्यों है। सो द फर्स्ट पॉइंट सेज इटसेल्फ कि यही वो फंक्शंस हैं जिनकी वजह से हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत पड़ती है। द सेकेंड फंक्शन, द सेकेंड पॉइंट इज, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। तो जो दूसरा रीजन है, जो दूसरा पॉइंट है, इट सेज दैट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टीज every candidate in the election will be independent and no one will be able to make any promises. अब हमें अगर किसी चीज की जरूरत समझनी हो, किसी चीज की इम्पोर्टेंस समझनी हो, तो हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, एक इमेजिनरी सिचुएशन ले सकते हैं जहां पर कि वो चीज मौजूद नहीं है, या वो चीज अगर ना होती तो क्या कमी रह जाती या क्या प्रॉब्लम्स आती, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी जरूरत क्यों है। जैसे अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत हमारे शरीर के लिए क्यों है, तो आप ऑक्सीजन ना लीजिए, ऑक्सीजन बंद कर दीजिए लेना। आपको 4 मिनट 5 मिनट में पता चल जाएगा कि क्यों ज़रूरत थी। ठीक है। अगर आपको लगता है कि अरे फूड हम क्यों लेते हैं, फूड की ज़रूरत क्या है, तो 2-4 दिन ना खाइए, आपको पता चलने लगेगा, है ना। इनफैक्ट आपको तो शाम तक ही में पता चल जाएगा कि क्या ज़रूरत है। सो दिस इज द थिंग कि अगर हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत पता करनी है कि क्यों है, तो एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां पर कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू से कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी है और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो क्या होगा, कैंडिडेट तो चुनाव में आएंगे ही, वोट आप देंगे क्योंकि डेमोक्रेसी है, सरकार तो बनानी होगी क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो हर कैंडिडेट, क्योंकि पार्टी नहीं है, एक आइडियोलॉजी को एक कॉमन आइडियोलॉजी वाले ग्रुप्स नहीं है। पार्टीज क्या है, कॉमन आइडियोलॉजी वाले ग्रुप्स हैं, है ना। हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि साथ में एक आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, जो साथ में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और जीतते हैं तो सरकार बनाते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर पार्टीज नहीं है तो हर कैंडिडेट इंडिविजुअली चुनाव में लड़ेगा, जिसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहते हैं या निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं, उसके तौर पर चुनाव में लड़ेगा। और जब वो चुनाव में लड़ेगा और मान लीजिए जीत जाता है, तो जीतने के बाद क्या वो देश की जनता से, या जीतने के पहले भी इनफैक्ट, क्या वो देश की जनता से कोई प्रॉमिस कर पाएगा कि मैं ये चेंजेस लाऊंगा, ये पॉलिसी चेंजेस करूंगा। जैसे आज मोदी जी खड़े हो जाते हैं, राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, जब रैली होती है तो उसमें बोल देते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम लोग ये कानून ला देंगे, ये सुविधा दे देंगे, ये पॉलिसी ला देंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं, इसका मतलब वो अकेले चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कम से कम 273 सीटें जीतेंगे। उनका जो अलायंस है वो कम से कम 273 सीटें जीतेगा, तब कहा जाएगा कि वो जीते।
अगर राहुल गांधी केवल चुनाव जीतता है, जैसे कि जीत गया, और बाकी के उनके कैंडिडेट नहीं जीत पाते हैं, 2 ही 4 10 कैंडिडेट जीतते हैं, तो क्या लोग उनसे जाएंगे प्रॉमिस कहने कि नहीं आपने तो कहा था हम देश में पॉलिसी बना देंगे? तो क्या लोग उनसे कहेंगे कि आपने कहा था कि हम पॉलिसी बनाएंगे जीतेंगे तो आप बनाइए? नहीं कह सकते ना, क्योंकि उनको पता है कि 2 ही 4 लोग इनकी पार्टी के जीते हुए हैं, उसमें ये क्या कर पाएंगे? समझ रहे हो? तो यही चीज है कि यहाँ पर जब कोई कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली लड़ेगा, अब मान लीजिए कि इंडिपेंडेंटली ये लड़ रहे होते तो क्या ये प्रॉमिस कर सकते थे मंच पर खड़े होकर कि नहीं हम ये कर देंगे? अकेले तो कुछ नहीं किया जा सकता ना, और पार्टी है नहीं, मान लीजिए पार्टी का सिस्टम नहीं है, तो वो पूरे देश से कोई वादा नहीं कर सकता, कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता कि हम ये लाएंगे, ये पॉलिसी हम लागू करेंगे। तो नो वन विल बी एबल टू मेक प्रोमिसेस, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है। हम तो जीत गए मान लीजिए, लेकिन हम सरकार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या हम ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्या हम मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये पक्का नहीं है। ऑल्सो इन सच सिनेरियो द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड। अब कभी कभी ऐसा भी होगा, मान लीजिए इंडिपेंडेंट भी लोग लड़ रहे हैं, तो चलो मिलकर इकट्ठा होकर के पहली बात तो सरकार बनेगी नहीं, क्योंकि 273 लोगों को, ऐसे लोगों को इकट्ठा करना, 543 545 में से 273 ऐसे लोगों को इकट्ठा करना जो आपके साथ आकर के सरकार में भागीदार बनना चाहें, आपकी तरह आइडियोलॉजी रखते हो, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि सत्ता के लालच में लोग आ जाते हैं साथ में, कहते हैं कि ठीक है हम मिल करके बना लेंगे पार्टी, पार्टी नहीं सॉरी सरकार, हम मिल करके सरकार बना लेंगे। तो सरकार मान लीजिए बन भी गई, तो इस सरकार की कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी। यूटिलिटी मतलब ये कोई काम नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि हर व्यक्ति जो उसमें जुड़ा है सरकार बनाने के लिए, वो व्यक्ति अपने फायदे के लिए जुड़ा है। वो इस वजह से नहीं जुड़ा था कि हमारी सोच एक जैसी है, हमारी आइडियोलॉजी एक है, हम एक ही वैल्यूज को शेयर करते हैं। जबकि पार्टी सिस्टम में क्या होता है, अगर कोई बीजेपी का मेंबर है तो इसका मतलब उसको पहले से पता है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है। वो हिंदुत्व की बात करता है, और वो इंडिया के एंशियंट कल्चर्स को प्रमोट करने की बात करता है। ये चीज सारी चीजें पता है। और अगर कोई कांग्रेस को ज्वाइन करता है तो उसको भी पता होगा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, तभी उसने ज्वाइन किया पार्टी। तो अगर वो उस पार्टी का मेंबर है तो वो आइडियोलॉजी शेयर करता है। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अगर लड़ते हैं तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट तो मान लीजिए बना लिया लालच में आकर के, लेकिन वो सरकार जो बनेगी उसकी यूटिलिटी अनसर्टेन है, मतलब वो कानून कोई नहीं ला सकती, क्योंकि लोगों की आइडियोलॉजी सेम नहीं। अगर कोई कुछ पॉलिसी या कानून लाना चाहेगा तो दूसरे लोग, ज्यादातर लोग उसका विरोध करेंगे कि नहीं ये हमें नहीं पसंद है। उसी सरकार के मेंबर जो सरकार में उसको सपोर्ट कर रहे थे बनाने के समय, वो उसकी पॉलिसी डिसीजंस को सपोर्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर कोई पार्टी नहीं है तो मान लीजिए कि जैसे आप किसी भी अगर निर्दलीय कैंडिडेट को जानते हो, तो वो क्या करेगा, वो पूरे देश के लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होगा, वो तो निर्दलीय जीता हुआ है ना। तो उसकी कोई पार्टी तो है नहीं। मान लीजिए अगर आपके इलाके में कोई बीजेपी का कैंडिडेट आज की डेट पर जीता हुआ है, तो अगर बीजेपी कुछ करती है तो आप अपने वहाँ के कैंडिडेट को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे कि इसको हमने बीजेपी की वजह से वोट दिया था, बीजेपी पार्टी खराब काम कर रही है, अब हम इसको अगली बार नहीं देंगे। आपने उसकी वैल्यूज मतलब उसके इमेज को देख करके नहीं दिया था, बल्कि आपने पार्टी की ओवरऑल इमेज को देखकर दिया था, ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि कुछ देश में अच्छा काम हो। लेकिन जब कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, तो उससे आप ये उम्मीद नहीं करते हैं देश में क्या चल रहा है, आप उससे उम्मीद नहीं करोगे, क्योंकि वो तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो केवल आपके एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरे देश के लिए अकाउंटेबल नहीं है। तो आप उससे एक्सपेक्टेशन भी यही करोगे कि हमारे एरिया में ये अच्छा काम करे। अब यहाँ पर क्योंकि सारे ही, हम बात करें ऐसे सिचुएशन की जहाँ पर कोई पार्टी नहीं है, तो सारे ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो सब केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पूरे देश के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए? ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसको पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, जो पूरी कंट्री के कैसे रन हो रही है इस बात की जिम्मेदारी ले। नेक्स्ट इज इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज।
कि दूसरी ये तो उसी के पॉइंट्स हो गए, सब पॉइंट्स आप कह सकते हैं। तीसरा जो नया पॉइंट आया है वो है इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। इसका मतलब ये कि जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज का इमरजेंस हुआ तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम्स का डेवलपमेंट हुआ। इसलिए हम, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिना पार्टी सिस्टम के काम नहीं करती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि उनके लिए गवर्नेंस करते हैं, या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी आप इसको कह सकते हैं। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। जैसे हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का है, जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन लेते हैं, वोट देते हैं और इलेक्ट करके, और फिर उसको भेजते हैं पार्लियामेंट में कि वो, और सरकार में उसको हिस्सा बनाते हैं, सरकार उसकी फॉर्म करवाते हैं ताकि वो कोई अच्छे पॉलिसी डिसीजंस ले सके। तो लोग यहाँ पर खुद नहीं गवर्न कर रहे हैं, कंट्री को नहीं रन कर रहे हैं जैसा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है, बल्कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू लोग जो है गवर्नेंस करते हैं। तो इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में और क्या क्या चीज़ें, पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की वजह से हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें देखिए दो तीन पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो शॉर्ट में हम आपको समझा देते हैं। देखो, पहली बात तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज का इमरजेंस कैसे हुआ कि हमारे यहाँ जो सोसाइटीज़ हैं वो लार्ज होती गई और कॉम्प्लेक्स होती गई। लार्ज का मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, कॉम्प्लेक्स का मतलब कई तरह के वैरायटी के लोग आ गए। मतलब कि एक ही एरिया में रहने वैरायटी के लोग आ गए, मतलब ये कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग साथ में रह रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हैं। और लार्ज हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादातर कंट्रीज़ में ऐसा होता है। दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज। तो उनको एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत है कि जो उनके व्यूज को गैदर करे और उनको गवर्नमेंट गवर्नेंस के थ्रू कंट्री में लागू कराए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। उसमें यही होता है कि भाई अलग अलग एरिया से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव लोग चुनते हैं, और हर एरिया में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के जो व्यूज हैं उसको सरकार में शामिल किया जाता है, सरकार की पॉलिसीज में। Next is they needed some laws, some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है? जितने भी लोगों को हम वोट देकर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से भेजते हैं, वो सारे लोग जो होते हैं वो मिल करके एक सरकार बनाते हैं, और ये सरकार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि हर एरिया से व्यक्ति चुनकर जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो क्या करते हैं? वो सरकार बना रहे हैं, तो उसमें जो भी मेंबर्स हैं वो आपके प्रति, सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के प्रति, देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट इज दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई or categorize these photographs by the functions of political parties they illustrate. Find one photograph और न्यूज़, ये तो इसका एनसीईआरटी का है। मतलब कि एक ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत भी हमें है जिसमें कि सरकार जो है पॉलिसी जो उसकी होती है उनको रिस्ट्रेन किया जा सके और सपोर्ट किया जा सके। तो जैसे कि अभी हम लोग एक सिचुएशन ले रहे थे जहाँ पर कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, तो वहाँ पर कोई भी पॉलिसीज या कोई भी अगर लॉज लाता है कोई व्यक्ति जो कि बन गया है सरकार में, मान लीजिए प्रधानमंत्री, लोगों का सपोर्ट से, लेकिन पार्टी सिस्टम नहीं है, तो उसके लिए लोगों का सपोर्ट जुटाना काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर पार्टी सिस्टम है तो उसमें बहुत आसान होता है, क्योंकि जिस पार्टी से वो जीत कर आया है और जिस पार्टी के जीतने की वजह से वो बना है मिनिस्टर, वो पार्टी के लोग तो उसको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो ऑटोमेटिकली उसको पता है कि हमारा कितना सपोर्ट जो है पार्लियामेंट के अंदर है। और इसी तरह दूसरी पार्टियां क्या करते हैं? रिस्ट्रेन करते हैं गवर्नमेंट को कोई गलत पॉलिसी बनाने की से। तो ऑपोजिशन के लिए भी, अपोज करने के लिए भी ज़रूरी है कि वहाँ पर भी ग्रुप्स हों, वहाँ पर भी लोगों की आइडियोलॉजी सेम हो, और उन आइडियोलॉजी की बेसिस पर वो सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो उसको रोके। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, एंड वो हाउ द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज
पेव्ड वे फॉर इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, या पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत हमें इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की वजह से क्यों पड़ी। अगर इस पे आपके कोई अभी भी डाउट्स हैं या कुछ आपको और क्वेरीज करनी है, देन यू कैन आस्क ड्यूरिंग द लाइव सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय नारायण।